अगला, चलिए। ओहो, साउंड, वॉइस नहीं आ रहा है। वॉइस नहीं देना जी, बिना आज आवाज का सुनो लोग। आलम आरा फिल्म कैसे चली थी। चलो, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी है। पहला होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी, इसी को अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट, इसमें ना ज्यादातर चीजें, जो मैक्सिमम चीजें हैं, मैक्सिमम चीजें इस पर गवर्नमेंट यानी सरकार का अधिकार होता है। सरकारी होती है, सॉरी प्राइवेट होती है ये सारी चीजें। ज्यादातर चीजें क्या होती है? प्राइवेट होती है। दूसरा होता है समाजवादी। समाजवादी, समाजवादी को अंग्रेजी में कहते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, इसमें ज्यादातर जो मैक्सिमम चीजें होती हैं उस पर किसका कंट्रोल होता है? गवर्नमेंट का। ट्रेन भी गवर्नमेंट की, हवाई जहाज भी गवर्नमेंट का, स्कूल भी गवर्नमेंट का, सारी चीजें गवर्नमेंट की ही रहती है। और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। इनमें तीनों दोनों होता है, गवर्नमेंट का भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा। हमारे यहाँ गवर्नमेंट का भी जहाज, प्राइवेट का भी जहाज। अब तो गवर्नमेंट का कोनो जहाज नहीं बचा भारत में, सब बेच दिया, एयर इंडिया वगैरह सब चीज। अगला क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए, जब आपको छुआछूत या फिर आप गलत काम करेंगे तो आपको घर समाज आपको बहिष्कार कर देता है, ना आपके घर से कोई सामान लेता है ना देता है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें आयात और निर्यात पर क्या हो? बैन लगा हो। कहता है ना निर्यात हो सके ना आयात हो सके। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कितना नंबर होना चाहिए भैया? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद में है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था हैदराबाद, मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद में, बीमा राष्ट्रीय IBRD बीमा नियंत्रण बोर्ड हैदराबाद में, भूकंप शोध संस्थान हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। आज देखिए ग्लोबलाइजेशन हो गया है। अब हम लोग यूट्यूब पर बैठ के अमेरिका की चीज को देख सकते हैं, यहां से आप अमेरिका की चीज को ऑनलाइन मंगा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस आप कहीं भी भेज सकते हैं, फोन कहीं भी लगा सकते हैं। अमेरिका की कंपनी भारत में आके सामान बेच रही है, भारत की कंपनी अमेरिका जाके बेच रही है। तो किस पूरी अर्थव्यवस्था के एक में जोड़ दीजिए, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी को विश्व के साथ क्या कर देना है? जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सभी गरीबों को गरीबों में सबसे अधिक गरीब को क्या करना भाई? मदद देना है। अंत्योदय कार्यक्रम में एकदम नीचे जो तबके के हैं। कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे? ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। कुटीर उद्योग उसे कहते हैं जिसमें परिवार के लोग ही मिलकर कोई काम करने लगते हैं, उसे कुटीर उद्योग कहा जाता है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? जैसे चाइना अचानक आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया चाइना, ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए कई चीज पर नहीं, चाइना के पास प्राकृतिक संसाधन बहुत ज्यादा थे, उसके पास सोना तांबा सब चीज था। पूंजी निर्माण, उसके पास पैसे बहुत ज्यादा आ गए चाइना के पास, उसके पास बाजार बहुत बड़ा हो गया, सामान को पूरी दुनिया में बेचता है। तो अतः ये सारी चीजें चाहिए किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी। हम लोग के पास उतना अच्छा बाजार है नहीं, जैसे हमारे पास अफगानिस्तान था बेचने के लिए, अब अफगानिस्तान में हम लोग कुछ बेच नहीं सकते हैं, इस टाइप का सब चीज। अगला, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो हमारे में व्यापार का सर्वाधिक योगदान नहीं है, 17% के आसपास है। व्यापार क्षेत्र, कृषि का भी नहीं है, निर्माण भी नहीं, हम लोग का इस क्षेत्र में तब आ जाएगा, विनिर्माण में भी नहीं आएगा, तब व्यापार में आ जाएगा, क्योंकि हमारा होना चाहिए सेवा सेक्टर। व्यापार किस में आता है? सेवा सेक्टर में, इसमें हो जाएगा व्यापार सेक्टर में। भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? देखिए गरीबी की संख्या पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, और प्रतिशत पूछेगा तो उड़ीसा। सर्वाधिक चक्रवात आएंगे उड़ीसा, भूखमरी उड़ीसा, बीमारी उड़ीसा, सर्वाधिक मात्रा में बाल शिशुधर उड़ीसा, चक्रवात उड़ीसा, प्राकृतिक आपदा उड़ीसा, कच्ची सड़कें उड़ीसा। तो ज्यादातर चीजें इसमें आती हैं, समझ में गया? उड़ीसा परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कौन बनाता है? यूएनओ बनाती है। लेकिन कह रहा है यूएनओ का कौन बनाता है? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम।
यूएनडीपी बनाती है, ह्यूमन डी। हिंदू विकास दर का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से है। राष्ट्रीय आय से है हिंदू विकास दर का संबंध। यह हिंदू विकास दर का संबंध राष्ट्रीय आय से। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी को 3 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो प्राथमिक सेक्टर का नहीं है। प्राथमिक सेक्टर में हम प्रकृति की चीजों को शामिल करते हैं, जैसे खेती हो गया, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया। द्वितीय सेक्टर में हम कारखाने वगैरह को शामिल करते हैं। तृतीय सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है भारत में। तृतीय सेक्टर में क्या आता है भैया? तो तृतीय सेक्टर में जितनी भी व्यापार वाले दुकान होते हैं, ये सब तृतीय सेक्टर में। जितनी भी नौकरी होती है यानी सर्विस होती है, नौकरी, वो तृतीय सेक्टर में। एजुकेशन जो होता है वो तृतीय सेक्टर में चला जाता है। जितना भी परिवहन का काम होता है, चाहे वो हवाई जहाज हो या कोई भी चीज, इस तृतीय सेक्टर में। जितना भी बैंकिंग और एलआईसी वाली चीजें होती हैं, शेयर बाजार वाली चीजें होती है, ये सब तृतीय सेक्टर में चला जाता है। जितने भी संचार के माध्यम होते हैं, जैसे टेलीफोन हो गया, डाक विभाग हो गया, कोरियर हो गया, ये सारी चीजें तृतीय सेक्टर में जाती हैं। तो इसमें हो गया। इसमें तो केवल प्राकृतिक चीजें जाती हैं, जैसे खेती, पशुपालन, खनन, ये सब चीजें। और इसमें निर्माण यानी जहां कहीं भी फैक्ट्री वगैरह होगा, बस वही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। वेरी गुड, आप सब लोग का सही है सी। आप बताएंगे, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसे शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, वैसे ही आय को शामिल नहीं किया जाता है जो अभी वितरित नहीं हुई है। अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही बाकी है कि किसको जाएगा किसको नहीं जाएगा। तो अवितरित आय को शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसके शीघ्र पलायन करने की संभावना है, मतलब बहुत ही फ्लोटिंग मनी है, ऐसी मुद्रा को हम हॉट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉट मनी। देखिए, हॉट मनी वैसी मुद्रा को कहते हैं जिसका डिमांड ज्यादा हो, कभी इधर पलायन करेगी, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर। हॉट मनी कहा जाता है। जैसे डॉलर, आप किसी भी दुनिया में चलिए, डॉलर लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, इजिली कर लेंगे आपको। वही आप रुपया देखिएगा, जापान में शायद कोई रुपया न ले आपका, इंडोनेशिया में जाएंगे कोई न ले, युगांडा में चले जाए ना, लेकिन डॉलर हर जगह ले लेता है। तो बहुत तेजी से जिसकी पलायन करने की संभावना हो तो डॉलर कहते हैं। और सुलभ मुद्रा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, जैसे हम भारत के लिए रुपया एकदम इजीली अवेलेबल हो जाता है। दुर्लभ मुद्रा जो बहुत कम मिलती है, जैसे दिरहम, दिनार, ये सब मुद्राएं बहुत कम होती हैं, तो उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने की मुद्रा होती है भाई, स्वर्ण मुद्रा मतलब सोने की। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? अपनी चीजों को सस्ता कर देना। अपनी चीजों को सस्ता कर देना अवमूल्यन कहलाता है। अपनी चीजों को सस्ता करना अवमूल्यन। जैसे अभी के वक्त में $1 जो है वो कितने रुपए के बराबर है? 75 रुपए के बराबर है अभी के वक्त में। ये है नॉर्मल चीज। तो अतः भारत में अगर कोई आदमी आएगा तो वो $1 अमेरिका से लाएगा तो कितना रुपया हो जाएगा? 75 रुपया। अवमूल्यन के बाद क्या होगा? ये $1 रुपया को क्या किया जाएगा? मान के चलिए 90 रुपया कर दिया, या मान के चलिए 100 रुपया कर दिया। तो देखिए हमारा रुपया कमजोर हो गया कि नहीं? पहले हम 75 लोग मिलके इसको बराबरी का टक्कर देते थे, अब इसी के बराबरी को टक्कर देने के लिए हम 100 लोगों को मिलना पड़ता है। तो जब अपनी रुपया की वैल्यू गिरा दी जाती है तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। इससे कई हद तक फायदा भी होता है। विदेशी टूरिस्ट भारत में आने लगते हैं कि भैया 1 रुपया लेके जाएंगे वहां 100 रुपया हो जाएगा, 1 लाख लेके जाएंगे वहां से 1 करोड़ हो जाएगा। इस टाइप का बहुत फायदा होता है। तो अवमूल्यन क्या होता है? स्वदेशी मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी। गलत है। स्वदेशी मुद्रा के बदलाव में नई मुद्रा जारी करना, तो डिमोनेटाइजेशन होता है। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा का मूल्य घटा देना, ऑप्शन नंबर ए। इससे फायदे भी होते हैं, घाटे भी होते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। इसके कितने कार्यालय हैं? तो 4 अलग अलग कार्यालय हैं। आरबीआई की स्थापना आप बताएंगे कब हुआ था? बताइए भाई, नहीं बताएंगे तो हम आई हेट यू बोल देंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था?
1935। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला, बैंक नोट प्रेस। कौन सा प्रेस भाई? बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस और करेंसी नोट प्रेस दो ठो भारत में है। बैंक नोट प्रेस जो है वो देवास में है, मध्य प्रदेश में। बैंक नोट प्रेस है देवास यानी मध्य प्रदेश में। और यहां के अलावे एक और नासिक में है, करेंसी नोट प्रेस। तो करेंसी नोट प्रेस कहेगा तो नासिक में है, करेंसी नोट प्रेस कहेगा तो नासिक में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, बिहार वाला बी। समझ में आ गया? नोएडा में सबसे मॉडर्न है, सबसे मॉडर्न ढंग का है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर कह रहा है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसे है? देखिए, सिक्का जारी करने का अधिकार टोटली वित्त मंत्रालय को। कॉइन जारी करता है वित्त मंत्रालय, और 1 रुपया का नोट, 1 रुपया का नोट ये कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करेगा 1 रुपया का नोट। और बाकी सिक्के और 1 रुपये से ऊपर की वैल्यू आरबीआई करती है। और आरबीआई के पास टोटल नोट छापने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस है। अगला, बैंक दर क्या होता है? कह रहा है कि बैंक रेट क्या होता है? बैंक दर वह दर है, ध्यान से समझिए, आरबीआई जो है ये बैंकों को भी लोन देती है। मान के चलिए पंजाब बैंक को खर्चा बढ़ गया तो वो लोन दे देगी, सेंट्रल एसबीआई को हो गया तो लोन दे देगी, सेंट्रल बैंक को हो गया तो लोन दे देगी, यूको बैंक को हो गया तो लोन दे देगी। तो आरबीआई भी इन लोगों को लोन देती है। तो जब आरबीआई इन लोगों को लोन देती है तो ये अलग अलग रेट पर देती है। 1 दिन के लिए देगी तो मिनिमम स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ पे देता है। 2 से 14 दिन के लिए देगा तो रेपो रेट पर देगा। 14 दिन से ज्यादा के लिए देगा तो बैंक रेट पर देगा, बैंक रेट पर। देखिए, आरबीआई लोन देती है बैंकों को, आरबीआई लोन देती है बैंकों को। ये बैंक को अगर 1 दिन के लिए लोन दिया तो वो उस ब्याज दर को कहते हैं एमएसएफ। 2 से 14 दिन के लिए लोन दिया तो उस ब्याज दर को कहते हैं रेपो रेट। और 14 दिन से ज्यादा के लिए दिया तो उसे कहते हैं बैंक रेट। क्या कहेंगे? बैंक रेट कहते हैं। तो आप बताइए, बैंक रेट हो गया या रेपो रेट हो गया, यह वह रेट है जिस रेट पर बैंक आरबीआई इन बैंकों को क्या देती है? ब्याज। अब ये बैंक लोन देते हैं किसको? जनता को देते हैं, जनता को ये देते हैं। तो ये देते हैं प्राइमरी लैंडिंग रेट, प्राइमरी लैंडिंग रेट, या फिर देते हैं बेस रेट। तो जनता को कितने रेट पर ब्याज मिलता है? बेस रेट पे। सबसे कम ब्याज होता है बेस रेट, अपने फेवरेट ग्राहकों को देती है बैंक। और एक होता है प्राइमरी लेंडिंग रेट, पीएलआर, इससे जनता को लोन मिलता है। और इन लोगों को लोन कैसे मिलता है? तो इन लोगों को लोन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? अगर कम समय के लिए चाहिए तो एमएसएफ ले लो। एमएसएफ में क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ 1 दिन के लिए लोन देगा। रेपो रेट पर लेना है तो रेपो रेट पर 14 दिन के लिए लोन देगा। और अगर बैंक रेट पर लेना है, बैंक रेट पर, तो इससे 14 दिन से ज्यादा के लिए लोन देगा, 14 दिन से ज्यादा के लिए। कह रहा है कि बताइए बैंक रेट क्या है? ये वाला रेट है। कह रहा है बैंक अपने उधारकर्ताओं को ऋण देता है। भैया ये तो उस पे देता है बैंक, बैंक जमाधारियों को स्वीकार करता है, गलत है। बैंक अपने ग्राहकों को बिल डिस्काउंट देता है, गलत है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को विनिमय बिल डिस्काउंट देता है, आरबीआई से ऋण जमाधारियों को स्वीकार करता है। आरबीआई ये होगा, देखिए आरबीआई बैंकों के विनिमय बिल, मतलब वही है, लोन देता है, डिस्काउंट करता है वाणिज्यिक बैंकों को एक मिनिमम ब्याज दर पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा जी? डबल साउंड आ रहा है सर। डायरेक्ट हम लोग आरबीआई से लोन नहीं ले सकते, नहीं डायरेक्ट नहीं ले। ई कर रहा है आरबीआई ऋण से जमाधारियों को स्वीकार करता है, ऋण से जमाधारियों को नहीं भाई, ये वाणिज्यिक बैंक को देता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? भैया भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई में स्थित है और 2 ठो शेयर बाजार है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को शॉर्टकट में निफ्टी कहते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम लोग शॉर्टकट में सेंसेक्स कहते हैं। सबसे बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है,
सेंसेक्स वाला, सबसे बड़ा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स वाला। आगे बढ़े। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, देखिए भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार हुआ। एक बार 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ और एक बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। तो 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ, पहला चरण 1969, दूसरा चरण 1980। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि सरकार किसी प्राइवेट कंपनियों को खरीद लेती है, और नहीं दीजिएगा तो जबरदस्ती खरीद लेगी, लेकिन फ्री में नहीं खरीदेगी। जैसे हमारा कोचिंग है, सरकार कहेगी कि हम इसको राष्ट्रीयकरण करेंगे तो हमको एक पैसा देगी, हम उस पैसे को नहीं ठुकरा सकते। जैसे हमें खरीदने के लिए लोग 107 करोड़ दिया, लेकिन हम उन्हें ठुकरा दिए। लेकिन अगर वही सरकार नेशनलाइज करती तो थमाती 107 करोड़ और कहती निकलिए खान सर यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। यहाँ बड़े बड़े उद्योग लगना चालू हुए, क्योंकि इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने सूती वस्त्र के चरखा के जगह मशीन, सिलाई मशीन का खोज कर दिया, वो छपाई मशीन का खोज कर दिया। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने स्टीम इंजन का खोज किया, इसके वजह से इंजन बनने लगे, जनरेटर बनने लगे, अलग अलग चीज की खोज हो गई। इंग्लैंड के वैज्ञानिकों ने ट्रेन की खोज कर दिया। अतः इस वजह से यहाँ से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हो गया। अगला, भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? कपड़ा उद्योग। भारत में सबसे ज्यादा लोग किस उद्योग में लगे हैं? कपड़ा उद्योग में लगे हैं, कपड़ा उद्योग में लगे हैं, सूती वस्त्र उद्योग भी कहते हैं। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। जूट जो होता है उसको हिंदी में पटसन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? पटसन, पटसन कहते हैं। ये क्या होता है? इसके तना से क्या निकाल लिया जाता है? छाल निकाल लिया जाता है। क्या निकाल लिया जाएगा? छाल। तना से निकाल लिया जाता है छाल। जूट जो होता है इस सेल्यूलोज का बना होता है। जूट किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। छाल ये सेल्यूलोज का बना होगा, सेल्यूलोज का बना होता है। जूट किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। आगे बढ़ जाते हैं, सेल्यूलोज का बना होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला को इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। भारत में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर कृषि कार्य सम्मिलित रहता है? 56% पर लोगों ने क्या कर रखा है? कृषि कर रखा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति किस क्षेत्र में सर्वाधिक हुई? गेहूं और चावल में। हरित क्रांति की शुरुआत, गेहूं और चावल को बहुत फायदा हुआ। हरित क्रांति जो था, हरित क्रांति की शुरुआत जनक किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। इसे कहा जाता है जनक, और हरित क्रांति शब्द यानी विलियम गार्ड ने दिया था। भारत में हरित क्रांति स्वामीनाथन ने चालू किया था। हरित क्रांति में हाई यील्ड वैरायटी की बीज बोना था। HYB हाई यील्ड वैरायटी का बीज बोना था। इसमें गेहूं और चावल का सर्वाधिक विकास हुआ था। यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में लाई गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतिम समय में लाई गई थी। हो गया। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं? एक लड़का कह रहा है सर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में। ये बताओ बाबू, अब एग्जाम के लास्ट में आपको मन नहीं लगेगा तब तो दिक्कत होगा आप लोग को। ये तो जल्दी जल्दी इसमें आपको प्रैक्टिस करना है। हमसे पहले आंसर दीजिए। अब आप लोग का मन नहीं लग रहा है तो हम क्या बताएं आप लोग को? बताइए। भारत में श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड। वर्गीज कुरियन ने किया था। डॉक्टर वी कुरियन, वर्गीज कुरियन ने। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड ये किस चीज के लिए था? तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए था, दूध उत्पादन के लिए था श्वेत क्रांति। अगला, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? आप बताइए। बाढ़ से? ऑपरेशन फ्लड का संबंध बाढ़ से है? नहीं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से है।
दूध उत्पादन से। किससे है बबुआ? दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से। इसमें कह रहा है कौन सा गेहूं की हाई यील्ड वेराइटी नहीं है? रत्ना हाई यील्ड वेराइटी नहीं है, बाकी से पैदावार क्या होता है? ज्यादा होता है। हाई यील्ड वेराइटी रत्ना नहीं है। आगे बढ़े, बैटरी चेंज हो जाने दीजिए। गेहूं जो है ये हाई यील्ड वेराइटी नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू, राजमुंदरी तंबाकू अनुसंधान केंद्र है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी तंबाकू अनुसंधान केंद्र है तंबाकू के लिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि संघ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर है। कौन सा कर है? निगम कर। निगम कर को अंग्रेजी में कारपोरेट टैक्स कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगता है। टाटा, बिरला, महिंद्रा, रिलायंस, बड़ी बड़ी कंपनियों को निगम कर लगता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। रही बात बिक्री कर की, तो राज्य सरकार को सबसे ज्यादा फायदा बिक्री कर से होता है। अगला, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है। पंचवर्षीय योजना का विकास राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। इसका अनुमोदन 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके भाग लेते हैं और प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो योजना जो बनी है उसे फाइनल अप्रूवल देता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 बिल्कुल सही है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1956 से 1961 में चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो 1961 से 1966 तक चली थी। हालांकि तीसरी योजना सबसे ज्यादा असफल रही थी क्योंकि इसमें युद्ध हो गया था, बाढ़ आ गया था, सूखा पड़ गया था और 3 सालों का फिर गैप हो गया था योजना बनाने में। तो कह रहा है कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 सही है, दूसरा आई नहीं है। तीसरी योजना 66 से 71, बताइए भैया तीसरी योजना 66 से 71 थोड़ी होगा, यही वाला गलत है। तीसरी योजना गलत है। तीसरी आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर बी होगा, बी, बिहार वाला बी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया भारी उद्योगों पर। किस पर ध्यान दिया गया? भारी उद्योग पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक ध्यान दिया गया भारी उद्योग पर। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया था, गरीबी हटाओ का नारा। अगला क्वेश्चन, मुद्रा व्यापार, देखिए मुद्रा नहीं होना चाहिए, मुक्त व्यापार होना चाहिए। मुक्त व्यापार, मुक्त मतलब फ्री ट्रेड किसे कहा जाता है? आयात को कम किया जाना गलत है। आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना, प्रतिबंध नहीं होता। आयात एवं निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लेना, ऑप्शन नंबर सी। तभी तो होगा, कोई टैक्स नहीं लीजिए। आप जितना सामान मंगाए, हम जितना सामान बेचे, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसे कहते हैं मुक्त व्यापार। अगर किसी बंदरगाह को डेवलप करना है तो मुक्त व्यापार घोषित कर दीजिए। जैसे ध्यान दीजिए, मान के चलिए यहां पर एक नया बंदरगाह बना है, नया बंदर, लेकिन यहां से कोई सामान नहीं बेच रहा है अपना, तो सरकार कह देती है कि 10 साल तक यह मुक्त व्यापार रहेगा। यानी यहां से अगर कोई सामान बेचेगा तो उस पर टैक्स नहीं, यहां पे कोई मंगाएगा तो उसे टैक्स नहीं। तो सारे लोग अगल बगल के बंदरगाह छोड़ के यहां चले आते हैं, ये डेवलप हो जाता है, सरकार अपनी योजनाओं को बदल देती है। अगला क्वेश्चन, मीरा सेठ का संबंध हथकरघा उद्योग, मीरा सेठ का संबंध हथकरघा उद्योग से संबंधित है। मीरा सेठ। अगला कह रहा, भुगतान संतुलन में क्या निहित होता है? देखिए जब हम किसी को पेमेंट देते हैं, क्या देते हैं? पेमेंट। तो ये पेमेंट कैसे जाता है, ध्यान से समझिएगा। भुगतान संतुलन में ये पेमेंट कैसे जाता है? तो ये जाता है हमारे चालू खाता से। किसमें जाता है? चालू खाता से। सरकार के पास 2 गो खाता है, एगो का नाम है चालू खाता और एगो का नाम है पूंजीगत खाता। कौन सा खाता? पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता। हम लोग के पास भी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है, वैसे सरकार के पास भी है। तो सरकार जितने भी सामानों को खरीदती है
वो चालू खाता से खरीदती है, यानी वस्तु को चालू खाता से समझती है, खरीदती है। वस्तु दिख जाता है अतः इसे दृश्य मद कहते हैं। जितनी भी सेवाओं को खरीदती है, जैसे कोई टीचर है, जैसे हम आपको क्या पढ़ाएं, ये तो दिख थोड़ी रहा है, ये तो आप फील कर रहे हैं, तो जितना सेवा होता है उसे कहते हैं अदृश्य, अदृश्य मद में शामिल करते हैं। ये चालू खाता से जाता है। कह रहा है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, दोनों चालू खाता से। ऋण जो लेते हैं वो पूंजीगत खाता से चला जाता है, तो ऋण जो लेंगे वो पूंजीगत खाता में। ये सारी चीजें होती हैं आपकी पेमेंट के लिए। तो ऋण का पेमेंट लेन देन पूंजीगत खाता से सरकार करती है। सामानों की खरीद बिक्री या सेवाओं की खरीद बिक्री चालू खाता से करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीनों सही है, यानी उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर तीनों सही है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़े। क्या कर रहे हो बाबू आप लोग? कोई कह रहा है सर मेरे दांत में दिक्कत है, क्या करें? अभी बताओ यार। अच्छा नहीं लगता है बाबू, मन नहीं लगता है पढ़ाने में अगर आप इस तरह के सवाल पूछते हैं। दांत में दर्द है, कोई कह रहा है कि सर हम ये हो गया वो हो गया। आप पढ़ाई पे ध्यान दो बाबू। लास्ट टाइम है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को देखो, पेमेंट बैलेंस में क्या क्या चीजें आई नहीं आई, लेकिन आप लोग को दांत दर्द पड़ा हुआ, दांत तोड़ के फेंक दो। सरकारिया समिति का संबंध केंद्र राज्य संबंध से, इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है। सरकारिया समिति का संबंध, ऑप्शन गलती से हो गया। सरकारिया कमेटी का संबंध केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए था, केंद्र राज्य संबंध, इसमें ऑप्शन नहीं है। चलैया समिति के संबंध टैक्स से संबंधित था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं थी, ये डायरेक्ट किस में थे? टैक्स पे संबंधित थे। अगला क्वेश्चन 42, नरसिंह समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से था। नरसिंह समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से था। अगला, भारत में सबसे पहले किस राज्य में वैट टैक्स को लागू किया था? भैया वैट टैक्स तो खत्म हो गया, वैट टैक्स के जगह पे आ गया है अब जीएसटी। वैट टैक्स के जगह पे आ गया है जीएसटी, इसका स्थान कौन ले लिया है? जीएसटी। तो वैट टैक्स को सबसे पहले लागू किया था हरियाणा ने, हरियाणा ने लागू किया था। अब आप बताइएगा जीएसटी को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? जीएसटी को सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया? जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, वेरी गुड, आसाम, असम। सबसे पहले किसने लागू किया था? असम ने लागू किया था। तो सेम है, बस क्वेश्चन उसी का पैटर्न पुराना है। अगला, एग्रीकल्चर के लिए एक मार्क दिया जाता है जिसे एग मार्क कहते हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है, अंडों के लिए नहीं दिया जाता है। अंडा एग EGG लिखते हैं, एग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये एग वाला नहीं है, देखिए AG से लिखा हुआ है। एग्रीकल्चर यानी मतलब सामानों के लिए, अगर अच्छा किस्म का धान रहेगा तो उसमें एग मार्क मारेगा। तो कह रहा है नियंत्रित कृषि बाजार, बाजार तो है नहीं। अंडा उत्पादन गलत है। किसानों की सहकारी समिति गलत है। पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर है, सही है। कैसे पदार्थ? तो कृषि पदार्थ का, गेहूं चावल, अगर ये अच्छा रहेगा तो उस पर एक ठो मोहर रहता है जिसे हम लोग कहते हैं एग मार्क। सोना पे रहता है हॉल मार्क, सोना पे क्या रहता है? हॉल मार्क रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? रजत मार्क किस पे रहता है? चांदी पे रहता है, चांदी पर रहता है। ऐसा ISI मार्क किसी भी लोहे वगैरह की सामानों पे रहता है। या ISI मार्क खाने पीने वाले सामानों पर FSSAI के अंदर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जवाहर रोजगार योजना के बारे में पूछ रहा है। यह क्वेश्चन कईयों बार पूछ चुका है बाबू। जवाहर रोजगार योजना, आप बताएंगे इस योजना के बारे में? क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू? 45 है। आप बताइए जवाहर रोजगार योजना के बारे में, बता देंगे? जवाहर रोजगार योजना, ऑप्शन नंबर कितना होगा? वेरी गुड, सब लोग का सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी, जवाहर रोजगार योजना। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। कौन सी पंचवर्षीय योजना होगी? ये भी पूछता है। तो देखिए, पहली पंचवर्षीय, दूसरी पंचवर्षीय, तीसरी पंचवर्षीय, इसके बाद से 3 साल का गैप।
तो पहला कब था, दूसरा कब था, आपको याद है? 1951 से 56 पहला, 1956 से 61 दूसरा, 1961 से 1966 तीसरा, और 1966, 67 और 69, 66 से 69 तक ये योजना ही नहीं बनी थी। चौथी बात करेंगे तो 1969 से लेकर 74 तक थी, 74 तक थी। पांचवी की बात करेंगे तो 74 से लेकर ये कहां तक थी, 79 तक थी, 79 तक थी। इसके बाद से क्या हुआ था, रोलिंग प्लान वगैरह चालू हो गई थी। उसके बाद से कौन थी, 5वीं, 6वीं, 7वीं में। आगे बढ़ते हम लोग 7वीं में। अगला देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली था? 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं पंचवर्षीय योजना में आपका न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली को शामिल किया गया था। सरकार के व्यय, टैक्स तथा उधार, ये सारी नीतियां क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति, इसमें आता है मौद्रिक नीति में बैंक रेट, ये आरबीआई की नीतियां कहलाती हैं मौद्रिक नीति। आरबीआई की नीतियां मौद्रिक नीति कहलाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विकास की प्रक्रिया में कृषि की उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब क्या होता है, आप बताएंगे? उपेक्षा का मतलब क्या होता है? कृषि का विकास क्यों नहीं हो सका है? तो क्यों नहीं हो पाया? अपर्याप्त बचत सही है, लेकिन विदेशी विनिमय की कमी, उत्पादन की निचला स्तर, समग्र विकास में गंभीर अवरोध, ये सही है। देखिए, समग्र विकास का मतलब होता है सिंचाई नहर, सिंचाई नहर ये भारत में बहुत कम है। बीजों की अच्छी गुणवत्ता नहीं है, खाद का अत्यधिक महंगा हो जाना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कम होता है, बाजार मतलब इनको अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है। ये किसानों की बड़ी बड़ी समस्या है। मौसम पर इन्हें निर्भर रहना पड़ता है। मौसम पर क्या रहना पड़ता है, निर्भर। ऑप्शन नंबर हो जाता है डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी। अगला, भारत में मुद्रास्फीति के उच्चतर दर के परिणाम स्वरूप अमेरिकी डॉलर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अमेरिकी डॉलर बढ़ जाएगा। देखिए ध्यान से, भारत में पहले अभी के वक्त में $1 ₹75 के बराबर है। कह रहा है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। महंगाई, महंगाई में क्या होता है, हमारी वैल्यू घट जाती है, हमारी वैल्यू घट जाती है। तो ये हो जाएगा ₹100 के बराबर। पहले हम ₹75 में $1 का सामान खरीद लेते थे। जब महंगाई आएगा तो इसी $1 को खरीदने के लिए हमें 75 की जगह 100 देना पड़ेगा। तो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू तो बढ़ी ना, अब भारत की रुपए की वैल्यू घट गई। तो कह रहा अमेरिकी डॉलर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अमेरिकी डॉलर बढ़ जाएगा जबकि भारत का घट जाएगा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं। देखिए बाबू, सरकार को जितना भी घाटा लगता है, कुल घाटा, सरकार का कुल घाटा, कुल घाटा, इसे हम कह सकते हैं बजट घाटा। बजट घाटा ये क्या होता है कि सरकार के पास कितना व्यय किया और सरकार ने कितना आय किया, इसी को क्या कहते हैं, घाटा। आय कितना किया क्या कहते हैं, घाटा। सरकार कम पैसा कमाएगी, ज्यादा खर्चा कर देगी। जैसे खर्चा कर दिया ₹3, कमाया ₹1, घाटा लग गया ₹2। तो सरकार के कुल घाटा में, सरकार के कुल घाटा में, अगर हम सरकार के कुल घाटा को कहें बजट घाटा, तो जब कभी भी बजट घाटा में आप क्या जोड़ दीजिएगा, विदेशी ऋण जोड़ दीजिएगा, तो इसे कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा मतलब पहले से घाटा था, ऊपर से ऋण ले लिए तो उसे कहेंगे राजकोषीय घाटा। लेकिन राजकोषीय घाटा में से, राजकोषीय घाटा में से आप लोन को घटा दीजिए। क्या घटा दीजिए, लोन को घटा दीजिए, ऋण को, सॉरी ब्याज को घटा दीजिए। किसे घटा देना है, ब्याज को। तो ये बन जाता है प्राथमिक घाटा। कौन सा घाटा, प्राथमिक घाटा। तो कह रहा है कि देश के वित्तीय घाटा और ब्याज अदायगी गलत।
राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय, ये तो प्राप्ति और व्यय का अंतर घाटा कहलाता है। सभी प्राप्ति सभी गलत है, इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए राजकोषीय घाटा। कौन सा घाटा? राजकोषीय घाटा। इसमें हमें क्या करना है? माइनस ब्याज, ये होना चाहिए राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं है, डी। ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, डी। डी दिल्ली वाला डी। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है भैया? इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आपको हम नोटिफिकेशन देंगे दोपहर में कि कितने बजे से क्लास होगा। 2 बजे या 3 बजे क्लास होगा, 2 बजे या 3 बजे क्लास होगा। वह क्लास आपका ज्योग्राफी का होगा, 2 बजे या 3 बजे आपका क्लास ज्योग्राफी का होगा। चलिए